स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज हम लोगों की सीटेट की पहली क्लास होगी। सीटेट की पहली क्लास होगी जिसमें क्या होगा, पीवाईक्यू प्लस कॉन्सेप्ट होगा, साइंस की क्लास होगी और 6 to 8 वालों के लिए होगी साइंस की क्लास। ये 6 to 8 वालों के लिए है। इसमें मैंने कल भी बताया था कि आपकी पीवाईक्यू होंगे, 10 पीवाईक्यू होंगे और इससे रिलेटेड और भी इसके जो चारों ऑप्शन हैं उनको सॉल्व कराया जाएगा। ये प्रैक्टिस सेशन रहेगा, साथ ही साथ आपको क्या है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराया जाएगा। तो आपको पता है कि ये 30 नंबर का पेपर में आपको मिलेगा साइंस और 30 नंबर का आपका मैथ आता है, यानी साइंस मैथ का पोर्शन आपका टोटल 60 नंबर का आता है। तो ये चीज़ें हैं, आपको ये दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। तो हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ये कह रहा है कि खाद्य पदार्थों, इसी तरह एनसीईआरटी बेस ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन होगा। जैसे कह रहा है पहला क्वेश्चन, कह रहा है खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी क्या करता है? ऑप्शन नंबर 1 के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती हैं। नंबर 2 के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है। नंबर 3 खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देता है। नंबर 4 सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्यकुंचन करता है। तो आपको पता होगा जो खाद्य पदार्थ है, कोई भी खाद्य पदार्थ को खराब होने से हमें बचाने के लिए क्या किया जाता है। देखा होगा आप लोगों ने कि जो मिठाई होती है उसमें अधिक अगर चीनी मिला दी जाए तो क्या होता है, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो इसीलिए वो कह रहा है चीनी और नमक को अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में अधिक मात्रा में मिलाया जाता है तो उससे क्या होता है, वो क्या करता है, संरक्षित करता है खाद्य पदार्थ को। तो ऑप्शन नंबर सी खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देता है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा, सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्यकुंचन कर देता है, जिससे क्या होता है, वो खाद्य पदार्थ खराब नहीं होता है। क्लियर है? तो हम बात कर लें अगर इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट की, तो कुछ और पॉइंट की बात करें तो खाद्य संरक्षण क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो खाद्य पदार्थों को खराब होने से क्या करता है, खराब होने से रोकता है या खराब होने से बचाता है। ठीक है, ये क्या करता है, खराब होने से बचाता है किसी भी खाद्य पदार्थ को। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, जैसे अगर देख लेते हैं क्या इसको और किस तरह से इसको हम बचा सकते हैं। जैसे देखा होगा बहुत सारे खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, हम लोग उनको धूप में क्या करते हैं, सुखा लेते हैं और सुखा के रख देते हैं। धूप में सुखा कर यानी धूप में सुखा कर अगर रखते हैं तब भी वो क्या होते हैं, नहीं खराब होते हैं। यानी संरक्षण के लिए और भी विधियां अपनाई जा सकती हैं। लेकिन अगर ये याद रखिएगा कि अगर अधिक नमक और अधिक चीनी मिलाई जा रही है किसी खाद्य पदार्थ में, तो उसको क्या किया जा रहा है, खाद्य को संरक्षित करने के लिए मिलाया जा रहा है। क्या होता है, उसमें जो सूक्ष्म जीवी कोशिकाएं होती हैं उनका द्रव्यकुंचन हो जाता है, यानी वो बाहर निकल जाती हैं या सुप्त हो जाती हैं, जिससे वो नुकसान नहीं पहुंचाती हैं उसको। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि मूल गोप नहीं पाया जाता है। ये आपको पौधे से रिलेटेड चीज़ें हैं, पौधे की जड़ से रिलेटेड चीज़ें आपसे पूछी जा रही। तो कह रहा कि मूल गोप नहीं पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है, जलीय पौधों में। नंबर 2 समोद्भिद में यानी मीजोफाइट में। नंबर 3 सी लवण मृदोभिद में यानी हेलोफाइट में।
नंबर डी, मरुस्थलीय पौधों में इनमें से किस में क्या होता है, मूल गोप नहीं पाया जाता है। तो मूल गोप का मतलब होता है एक जड़ का ही हिस्सा होता है। जैसे देखा होगा ये हमारा एक चित्र लगा हुआ है, सबसे नीचे ये वाला जो हिस्सा है ये इसी को ही मूल गोप कहा जाता है। ठीक है, इसी को मूल गोप कहा जाता है, यानी कि जो जड़ का सबसे निचला हिस्सा होता है इसे क्या कहते हैं, मूल गोप कहते हैं। ठीक, तो ये जलीय पौधों में नहीं पाया जाता है। आंसर नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जलीय पौधों में नहीं पाया जाता है। अब हम अगर बात कर लें जलीय पौधे के बारे में, तो जो जलीय पौधा होता है इसके तने जो होते हैं लंबे होते हैं। इसका तना क्या होता है, लंबा होता है और मुलायम होता है। तना लंबा और मुलायम होता है। और अगर बात करें इसकी जड़ों के बारे में, तो जड़ें क्या होती हैं, जड़ें लंबी होती हैं और पतली होती हैं। लंबी होती हैं और पतली होती हैं। ये हमारा क्या हो गया, जलीय पौधों के लिए हमारी ये कुछ विशेषताएं हो गई कि जलीय पौधों की जड़ें कैसी होती है। तो जलीय पौधों की जड़ें हमारी इसी तरह की होती हैं कि वो लंबी होती हैं और साथ ही साथ क्या होती हैं, पतली होती हैं। तो मूल गोप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मूल गोप कहाँ नहीं पाया जाता, जलीय पौधों में नहीं पाया जाता, क्योंकि उनकी जड़ें क्या होती, मुलायम होती हैं। ठीक है, और सभी में पाया जाता है, मीजोफाइटा में भी पाया जाता है, हेलोफाइट में भी पाया जाता है और मरुस्थलीय पौधों में भी पाया जाता है। तो ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन रहा। थर्ड नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये हमारा रहा थर्ड नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में विलयन में डुबोया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है और लोहे की कील एक भूरे रंग का हल्का पड़ जाता है और लोहे की कील पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। यह उदाहरण किसका है? तो ये उदाहरण पूछ रहा है किसका है, कि जब क्या होता है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। ठीक है, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो क्या होता है, कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है। क्यों हल्का पड़ जाता है? क्योंकि उसमें क्या होता है, रेडॉक्स की अपक्रिया होती है। उसमें क्या होता है, कॉपर सल्फेट को क्या करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। लोहा जो होता है कॉपर को कॉपर सल्फेट विलयन में विस्थापित कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हल्का पड़ जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऑप्शन कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए विघटन अपक्रिया हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी द्विव विस्थापन अपक्रिया हो जाती है, या ऑप्शन नंबर सी विस्थापन और रेडॉक्स अपक्रिया होती है, ऑप्शन नंबर डी संयोजन अपक्रिया होती है। निम्नलिखित में से ये किसका उदाहरण है जो क्या होता है कि लोहे की कील पर एक भूरे रंग का हल्का क्या होती है, हल्की परत चढ़ जाती है। ठीक है, हल्की परत चढ़ जाती है, ये याद रखिएगा, हल्का रंग क्या होता है, चढ़ जाता है। लोहे की कील पर एक भूरे रंग की परत जो जम जाती है, वो किस लिए जम जाती है, क्या होता है, विस्थापन होता है। जो अपक्रिया होती है वो रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है, इसलिए इसका क्या होता है कि ये रंग भूरा पड़ जाता है। अगर हम बात करें लोहा क्यों हो जाता है, क्योंकि लोहा जो है कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय होता है। ठीक है, लोहा क्या होता है, कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय होता है। ठीक है, अधिक सक्रिय होता है, जिसके कारण क्या होता है, लोहा कॉपर को क्या करता है, कॉपर सल्फेट विलयन से विस्थापित कर देता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट विलयन से उसको अलग कर देता है, जिससे क्या होता है कि कॉपर की भूरी परत के रूप में लोहे की कील पर वो चढ़ जाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आंसर नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो ये रहा आपका 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है कि आहारी रेशे क्या होते हैं। आहारी रेशे क्या होते हैं? आहारी रेशे का मतलब क्या होता है? फाइबर। फाइबर आप लोगों ने सुना होगा, इसको क्या कहते हैं? फाइबर कहते हैं, जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। क्यों उपयोगी होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कह रहा है कि आहारी रेशे होते हैं, क्या होते हैं आहारी रेशे? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कोलेजन रेशों से बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी रुक्षांश भी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सेलुलोज और प्रोटीन से बने होते हैं। तो इस पे अगर हम बात करें, क्या आहारी रेशा क्या होता है? फाइबर होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि भोजन का वह रेशेदार अपच्य हिस्सा जो पौधों से मिलता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम जो पौधों के द्वारा प्राप्त की गई चीज़ों को जब हम खाते हैं तो पोषण भले ही हमको नहीं देती हैं। ठीक है, वो चीज़ें हमें पोषण भले ही नहीं प्राप्त करती हैं, लेकिन क्या होता है कि ये पाचन तंत्र में बहुत सहायक होती हैं। ठीक है, पाचन तंत्र में बहुत सहायता प्रदान करती हैं, पाचन तंत्र में सहायक होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमें कई सारी बीमारियां नहीं होती हैं। अगर बात कर लें जैसे हमारे कब्ज नहीं होता है, किसकी वजह से? ये आहारी रेशे की वजह से, यानी फाइबर की वजह से। यही हमें क्या करता है? कब्ज से बचाने का कार्य करता है। तो ये कह रहा है ऑप्शन नंबर बी ए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कोलेजन रेशों से बनते हैं आहारी रेशे। ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन से बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी रुक्षांश से भी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सेलुलोज और प्रोटीन से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सेलुलोज और प्रोटीन से बने होते हैं। तो आपका आंसर नंबर सी होगा। इसी रुक्षांश को ही क्या कहते हैं? आहारी रेशा कहते हैं, इसी को फाइबर कहते हैं। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवें क्वेश्चन की ओर अगर चलें तो पांचवा क्वेश्चन आप लोगों के लिए पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, बार बार इसको पढ़ते हैं आप लोग, देखा भी होगा, लेकिन एनसीईआरटी बेस में आपको कुछ डिफरेंट चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे। जैसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर बी और प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है तथा O2 उपभुक्त होती है। ऑप्शन नंबर डी प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड उपभुक्त होती है। तो ये देखिए मैंने एक डायग्राम बना रखा है, दे रखा है इसमें। ये देखिए आपको दिखा भी रहा होगा कि O2 को क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है। देखिए O2 को ले रहा, ग्रहण कर रहा। O2 के साथ साथ ये पौधा क्या कर रहा है? H2O को भी ले रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को ये क्या करता है? उपयोग करता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का उपयोग किया जाता है, तो बिल्कुल किया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि आप देखिए O2 को निकाल रहा है, यानी ऑक्सीजन निकल रही है, और क्या निकल रहा है आपका? C6H12O6 यानी ग्लूकोज निकल रहा है। देखिए इसमें प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है, गलत। प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है, सही है। लेकिन यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड उपभुक्त होती है, इसका कोई मतलब नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत। तो सी और डी गलत। तो सी और डी गलत है। देखिए सी जिसमें है, सी इसमें है, ये नहीं हो सकता आंसर। डी इसमें है, ये भी नहीं हो सकता है। अब ए और बी दो जगह है, तो ये दोनों ऑप्शन हम कह सकते हैं, क्योंकि
इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा जो होता है वो क्या करता है, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो इसमें ए और बी दोनों में दिया गया है, ए और सी में, तो ये बोथ आपके क्या होंगे, राइट होंगे। ठीक है, बोथ ऑप्शन आपके राइट होंगे, ये दोनों आंसर हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप लोग जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण का आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा, जो रिएक्शन है, ठीक है, अपक्रिया 6CO2 प्लस 6H2O 6C6H12O6 प्लस 6O2, ये अपक्रिया याद रखिएगा। क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये भोजन बनाता है। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश होगा, ये आपकी अपक्रिया हो जाएगी, समीकरण हो जाएगा 6CO2 प्लस 6H2O 6CO2 प्लस 6H2O क्या कर रहे हैं, दोनों मिलके सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बना रहे हैं। तो क्या 6CO2 C6H12O6 प्लस 6O2 क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, कह रहा है, ये आपका जूलॉजी से है। ठीक है, पाचन तंत्र से है, पाचन तंत्र से संबंधित ये क्वेश्चन है। ये कह रहा आहार नाल यानी पाचन नली में निकला नहीं, ये निगला होगा। ठीक है, ये क्या होगा, निगला होगा। निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है, क्योंकि क्यों नीचे की ओर गति करता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ग्रास नली की भित्ति की पेशियां संकुचन करती हैं। ऑप्शन नंबर बी, भोजन के साथ लिया गया तरल पदार्थ प्रवाहित होता है। ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वीय बल लगता है। ऑप्शन नंबर डी, हष्टपुष्ट जीव भोजन को नीचे जाने के लिए बल देती है। तो देखिए, ग्रास नली क्या करती है, हष्टपुष्ट जीव भोजन को नीचे जाने के लिए कार्य करती है, इसका कोई मतलब नहीं। गुरुत्वीय बल वहाँ कहाँ लग जाएगा, भोजन के साथ लिया गया तरल पदार्थ प्रवाहित होता है, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि ग्रास नली क्या होती, जैसे ही भोजन इसमें जाता है, भोजन जाते ही क्या करती है, संकुचित होना शुरू हो जाती है, संकुचित होती है। संकुचित होने का मतलब है इसका संकुचन होता है। संकुचन का मतलब है ये दबने सिकुड़ने लगती है, फैलने और सिकुड़ने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से भोजन नीचे की ओर खिसकता है, और नीचे की ओर खिसक के कहाँ जाता है, आमाशय में। ठीक है, कहाँ जाता है, आमाशय में जाके ये मिल जाता है। ग्रास नली भोजन को कहाँ ले जाती है, आमाशय में ले जाती है, ये याद रखिएगा। क्या ग्रास नली में पाचन होता है, ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है, ये याद रखिएगा। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, और जहाँ एंजाइम नहीं होता है वहाँ पाचन नहीं होता है, यानी कह सकते हैं नो एंजाइम नो पाचन। भोजन वहीं पाचन होता है भोजन का जहाँ पर एंजाइम पाया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें कि ग्रास नली से भोजन कहाँ पहुँचता है, आमाशय में पहुँचता है। ग्रास नली में पाचन नहीं होता है क्योंकि एंजाइम नहीं पाया जाता है। ग्रास नली की जो पेशियाँ होती हैं वो संकुचित होती हैं, इसलिए भोजन जैसे ही ग्रास नली में आता है और वो नीचे आमाशय की ओर अग्रसर हो जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी भी आपका हो, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर अगर चलें
तो 7 की ओर कह रहा है कि अमीबा के पदार्थ किसमें सहायता करते हैं। अमीबा के पदार्थ किसमें सहायता करते हैं। ठीक है, तो अमीबा के पदार्थ जो होते हैं वो किसमें सहायता करते हैं, वो कह रहे हैं, ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन कह रहा है केवल गति में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है गति देने और भोजन पकड़ने में, ऑप्शन नंबर सी केवल भोजन का आभास कराने में, ऑप्शन नंबर डी केवल भोजन पकड़ने में। तो एक चीज़ आप लोगों को पता होगा, अमीबा कैसा प्राणी है। ठीक है, यानी अमीबा कैसा जीव है। तो हम अगर बात करें तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अगर बात करें हम पदार्थ की इसके, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, इसके नकली पैर होते हैं। हम क्या कह सकते हैं इसको कह सकते हैं कि ये नकली पैर होते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, इसमें अस्थायी उभार होता है। अस्थायी उभार होता है, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा के लिए होता है, ये अस्थायी उभार होता है। ये कोशिका द्रव्य को फैलाकर इस बनाता है। ठीक है, इसका निर्माण क्या करता है, कैसे करता है, कोशिका द्रव्य को फैलाकर, ठीक है, कोशिका द्रव्य को फैलाकर इसका निर्माण करता है। ये इसका कार्य क्या है, इसके लिए इसका कार्य है क्या, भोजन को पकड़ना। ठीक है, भोजन को पकड़ने में इसका उपयोग करता है, भोजन को पकड़ना, और साथ साथ चलने में इसका उपयोग करता है। ठीक है, तो भोजन को पकड़ना और उसको चलने में उपयोग किया करता है ये। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गति देने एवं भोजन पकड़ने में इसका ये सहायता लेता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन जाता है, एक क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में आ ही जाता है सर। तो हम बात करते हैं क्या, ये हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है। ये वैज्ञानिकों और उनकी खोज से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 में दिया गया है वैज्ञानिकों के नाम और सूची 2 में दिया गया है उससे संबंधित खोजें। तो ई में कह रहा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी एडवर्ड जेनर, सी लुई पास्चर, डी रॉबर्ट कोच। सेकेंड सूची में बता रहा है एंथ्रेक्स जीवाणु, बी सेकेंड नंबर किण्वन, नंबर 3 पेनिसिलिन, नंबर 4 चेचक। इनमें से जिसकी जो खोज हो उसको मिलाना है। तो आप सभी को पता होगा कि फ्लेमिंग किस लिए प्रसिद्ध है। फ्लेमिंग की खोज क्या है, पेनिसिलिन का टीका। तो अब देखिए ए में तीसरा है, कहीं ए में तीसरा एक ही में है, तो यहीं से आप लोग जा सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो सकता है। लेकिन आगे और मैच कर लेते हैं। जैसे बी में देखिए एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर आप लोगों को पता होगा कि ये टीके की खोज किए थे, चेचक के टीके की खोज किए थे। देखिए बी नंबर भी मैच कर रहा है। फिर अगर देखें लुई पास्चर, तो लुई पास्चर किसके लिए जाने जाते हैं, किण्वन के लिए। अब एक बचा हुआ है रॉबर्ट कोच, तो इसको मिला दीजिए एक से। एंथ्रेक्स जीवाणु के लिए रॉबर्ट कोच जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होता है, राइट आंसर होता है। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन आपको अगर मिलता है तो इसी तरह आप सॉल्व करिए, 1 बाय 1 सॉल्व करिए। ए को मिलाइए, फिर देखिए क्या ए कहाँ मिल रहा है, फिर बी को मिलाइए। इससे क्या होगा, कम समय लगेगा आपको और
समय से पहले आप चीज़ों को समझ जाएंगे, यानी क्वेश्चन सॉल्व करने में कम समय लगेगा और यही जो समय इसमें बचेगा वो अगले क्वेश्चन में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक, तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 9 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये आपको कह रहा है कि घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है, क्यों रुक जाता है रक्तस्राव? आप लोगों को पता होगा कि फिटकरी जो होती है हमारे बहुत उपयोग आती है, क्योंकि अब ये कह रहा है, क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग फिटकरी के बारे में। ऑप्शन नंबर ए, फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। ऑप्शन नंबर बी, फिटकरी घाव के आसपास तापमान को कम कर देती है। ऑप्शन नंबर सी, फिटकरी एक पूर्तिरोधी है। ऑप्शन नंबर डी, फिटकरी का टुकड़ा घाव को ढक लेता है। इससे कोई मतलब नहीं, इसका फिटकरी पूर्तिरोधी से कोई मतलब नहीं है। फिटकरी क्या होता है? फिटकरी घाव के आसपास तापमान कम करता है, ये भी नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, रक्तस्राव को तभी ये रोक सकता है जब इसका जो ब्लड है यानी थक्का बनेगा तब। तो फिटकरी क्या करता है, रक्त को स्कंदित करके थक्का बनाता है। ठीक, अब हम बात कर लें फिटकरी क्या है। तो फिटकरी क्या होता है? फिटकरी एक क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। ये रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ होता है फिटकरी। फिटकरी को अगर हम बात करें, इसका रासायनिक नाम अगर बात कर लें, रासायनिक नाम भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो रासायनिक नाम क्या होता है इसका? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इसका नाम होता है। इसे अगर शॉर्ट में बात करें तो पोटास एलम भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। पोटास एलम भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगर हम इसके फॉर्मूले के यानी सूत्र के बारे में बात करें तो इसका सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। ये इसका फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है और रासायनिक नाम, ये दोनों याद रखिएगा। ये भी एक क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इस पे हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि यदि किसी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या होता है? आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी दाब बढ़ेगा, ठीक है, जब भी दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक क्या होगा? क्वथनांक भी बढ़ेगा, ये याद रखिएगा। कहीं पर भी ऐसी कंडीशन बनती है तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। जैसे ही दाब बढ़ेगा क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, और दाब अगर घटेगा, ठीक है, दाब अगर घटेगा तो क्वथनांक भी क्या होगा? क्वथनांक भी घटेगा। ये दो चीज़ें याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ऐसा आपको मिल ही जाता है आपके पेपर में। तो यहाँ पर ऑप्शन चेक करिए। कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, क्या क्वथनांक की बात कर रहा है? परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी पहले घटता है और फिर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी घटता है। तो अभी मैंने बताया कि यदि दाब बढ़ रहा है तो क्वथनांक भी उसका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगी कि क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये आपके आज के 10 क्वेश्चन हैं।
कैसे रहे क्वेश्चन, कैसे रहे क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। इससे आगे आपके 11 नंबर से आपके क्वेश्चन जो होंगे वो कल होंगे 11 से 20। क्लास कैसी रही ये भी बताइए।